हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम लोग क्लास 10th में जो मॉडल पेपर है बिहार बोर्ड का, उसमें से सब्जेक्टिव में साइंस का क्वेश्चन करने वाले हैं क्लास 10th में। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन इसमें क्या दे रखा है आपको कि प्रकाश अपवर्तन के नियम को लिखें। ये आपसे पूछा गया है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो ज्यादा कुछ लिखना नहीं है 2 मार्क्स में। ठीक है, और इससे पहले अगर आप पार्ट 1 नहीं देखे हैं जिसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराए थे, तो उसको भी आप चैनल पे जाकर के देख सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छा लगता हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। तो पहला क्वेश्चन है कि प्रकाश अपवर्तन के नियम को लिखें। बहुत आसान है। तो प्रकाश अपवर्तन के 2 नियम हैं, ये याद रखिएगा। प्रकाश अपवर्तन के कितने नियम हैं? 2 नियम हैं, जिसमें पहला है कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर जो अभिलंब है वो तीनों एक ही तल में होते हैं। वो तीनों एक ही तल में होते हैं। और दूसरा ये है कि जब एक ही रंग के प्रकाश किरण, एक ही रंग के प्रकाश किरण जब माध्यम, किन्हीं 2 माध्यम के सीमा तल पर तिरछी आपतित होती है तो आपतन कोण की ज्या, और दूसरा अपवर्तन कोण की ज्या, जिसको इसको साइन आर से, साइन आई से और इसको साइन आर से दर्शाया जाता है। तो इन दोनों का जो अनुपात होता है वो नियतांक होता है। ठीक है, और ये एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसमें से बहुत बार पूछा भी जाता है। इस लाइन को जरूर याद रखिएगा कि प्रकाश अपवर्तन के दूसरे नियम को किस नाम से जाना जाता है। तो प्रकाश अपवर्तन के दूसरे नियम को कौन से नियम से जाना जाता है? स्नेल के नियम से भी जाना जाता है। बहुत ही बार पूछा गया है कि ये क्वेश्चन, तो इसको भी याद रखना आपको कि प्रकाश अपवर्तन के दूसरे नियम को स्नेल के नियम से जाना जाता है। और ये तो याद रखना है कि प्रकाश अपवर्तन के कितने नियम है? 2 नियम। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जीवाश्म ईंधन क्या है? इसके कोई 2 उदाहरण आपसे पूछे गए। तो जीवाश्म ईंधन किसको बोलते हैं? तो जो लाखों वर्ष पूर्व जैव मात्रा के अपघटन से प्राप्त होने वाले जो ईंधन है उन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं? जीवाश्म ईंधन। ठीक है, जो लाखों वर्ष पूर्व जैव मात्रा में अपघटन से जो ईंधन आज हम लोगों को प्राप्त हो रहा है उसको क्या बोलेंगे? जीवाश्म ईंधन। जैसे एग्जांपल में कोयला देख लीजिए, ये लाखों करोड़ों वर्ष पहले जो बना हुआ है, जीवाश्म के अपघटन के रूप से बना हुआ है। और दूसरा क्या है? पेट्रोलियम भी जितना पदार्थ है सभी क्या है? एक प्रकार से जीवाश्म ईंधन है। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आसानी से याद भी हो जाएगा आपको। तीसरा देखिए, विद्युत विभव से आप क्या समझते हैं? तो देखिए यहाँ पे किसी इकाई धनावेश को अनंत से किसी भी बिंदु तक लाने में जितना भी कार्य करना पड़ता है उसे उस बिंदु का विद्युत विभव कहते हैं। ठीक है, और यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि विद्युत विभव का एसआई मात्रक क्या है? ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। तो विद्युत विभव का जो एसआई मात्रक होता है वो क्या होता है? वोल्ट होता है। क्या होता है? वोल्ट होता है। किसी इकाई धनावेश को अनंत से उठाकर किसी बिंदु तक लाने में जो भी कार्य करते हैं वही कार्य आपका क्या कहलाता है? विद्युत विभव कहलाता है। याद रखिएगा। अगला है कि फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम लिखें। यह भी क्वेश्चन अच्छा है। तो फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम के अनुसार अपने बाएं हाथ की तर्जनी, मध्यमा और अंगूठे को परस्पर तीनों को लंबवत फैलाइए। यदि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा तथा मध्यमा धारा की दिशा को प्रदर्शित करती है तो चालक की गति जो है वो अंगूठा की दिशा जो है वो होगी। ठीक है, इसका फिगर भी दिया है नीचे, देखिए यहाँ पे। ये हो गया आपका क्या? अंगूठा। ये हो गया क्या? आपका तर्जनी। और ये क्या हो गया? आपका मध्यमा। तो आपका जो अंगूठा है वो किसको बताता है? बल को। आपका जो मध्यमा है वो किसको बताता है? धारा को। और तर्जनी किसको बताता है? विद्युत क्षेत्र को। ठीक है, तो इसको भी याद रखना आपको, फिगर भी बनाना है साथ ही साथ, तभी मार्क्स मिलेगा आपको। तो किसी चालक का, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत भी बार पूछा गया कि किसी चालक का जो प्रतिरोध है वो किन किन कारकों पर निर्भर करता है? ये आपसे पूछा गया, 2 मार्क्स में पूछा गया है। तो चलिए देखते हैं। तो किसी चालक का जो प्रतिरोध है वो निम्न कारकों पर निर्भर करता है। पहला नंबर क्या? चालक की लंबाई। अगर चालक की लंबाई बढ़ा दीजिएगा तो प्रतिरोध का मान भी क्या होगा? बढ़ जाएगा। और अगर चालक की जो लंबाई है उसको घटा दीजिएगा तो प्रतिरोध भी क्या होगा? घट जाएगा। इसका मतलब सीधा सा है कि प्रतिरोध समानुपाती होता है किसका? एल का। लंबाई बढ़ेगा तो प्रतिरोध भी बढ़ेगा, लंबाई घटेगा तो प्रतिरोध भी क्या होगा? घटेगा। दूसरा क्या है? अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल। चालक का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल। अब अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल क्या होता है? जैसे मान लो ये तार है तो इसका जो ये वाला भाग है, इसी भाग को, इस क्षेत्रफल को ही हम लोग क्या बोलते हैं? अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल। ठीक है, तो जितना क्षेत्रफल ज्यादा होगा प्रतिरोध उतना कम होगा, और जितना क्षेत्रफल कम होगा प्रतिरोध उतना ज्यादा होगा। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। तीसरा है चालक के पदार्थ की प्रकृति पर, कि वो पदार्थ किस प्रकार का है, इस पर भी प्रतिरोध निर्भर करता है। और एक लास्ट है इसमें चालक का तापमान।
अगर तापमान में भी परिवर्तन होता है तो प्रतिरोध का मान क्या होगा, बढ़ेगा, और तापमान में अगर परिवर्तन में कमी होता है तो प्रतिरोध भी क्या होगा, घटेगा। अगला क्वेश्चन है कि नाभिकीय विखंडन क्या है, ये आपसे पूछा गया है। तो नाभिकीय विखंडन वह प्रक्रिया है जिसमें कोई भी भारी नाभिक दो या दो से अधिक छोटे भागों में तोड़ा जाता हो, तो इस प्रक्रिया में अत्यधिक ऊर्जा का भी क्या होता है, उत्सर्जन होता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, नाभिकीय विखंडन। ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक, अगला है कि धारावाही चालक के इर्द गिर्द चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होती है, उसे दिखाने के लिए ऑरस्टेड के प्रयोग का वर्णन करें। कोई भी अगर धारावाही चालक है तो वो अपने चारों चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, इसी को बताना है, या ऑरस्टेड के प्रयोग का वर्णन करना है। तो ऑरस्टेड ने यह बताया कि किसी भी धातु के चालक में अगर विद्युत धारा प्रवाहित करने पर वह अपने चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र क्या करती है, उत्पन्न करती है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑरस्टेड का नियम कहते हैं। ठीक है, अब नियम था क्या इसका, तो किसी चालक के में विद्युत धारा प्रवाहित होने पर चालक तार के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होती है। अब प्रयोग देख लेते हैं, प्रयोग ही आपसे पूछा गया है। प्रयोग क्या है समझिए, प्रयोग है कि किसी भी धारावाही चालक तार द्वारा विद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होते हैं। इसे दर्शाने के लिए कम से कम 105 वोल्ट का एक बैटरी लिए, तांबे का एक मोटा तार ले लिए, एक द्विक सूचक ले लिए को लेकर परिपथ में चित्रानुसार सजा लेते हैं। चित्र में देखिए, यहाँ पे आपका एनसीईआरटी में ये फिगर मिल जाएगा। अब क्या करते हैं, परिपथ से होकर धारा प्रवाहित की जाती है, तो जो सुई चुंबक है वो क्या होती है, विक्षेपित हो जाती है। अब धारा का मान जो है वो उत्क्रमित करने पर क्या हो रहा है कि चुंबकीय सुई के विक्षेपित होने की दिशा उत्क्रमित हो जाती है। ठीक है, सुई का विक्षेपित होना यह सिद्ध करता है कि किसी धारावाही चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होती है। तो एक धारावाही चालक लिए, ठीक उसके बगल में एक क्या किया हम लोग, लगा दिए चुंबकीय सुई, जो ये बता रहा है कि वहां पे चुंबकीय क्षेत्र है या नहीं है। तो जैसे ही उस कुंडली में या उस चालक में धारा प्रवाहित की जाती है तो जो चुंबकीय सुई है वो क्या होती है, विक्षेपित होती है, जिससे हमें यह पता चलता है कि वहां पे चुंबकीय क्षेत्र उपस्थित है। अब आगे देखिए, दृष्टि दोष क्या है या कितने प्रकार का होता है, इसे कैसे ठीक किया जाता है, सचित्र वर्णन करना है। तो पहला नंबर, दृष्टि दोष तो बहुत प्रकार का होता है, जिसमें से पहला आपको दे रखा है दूरदृष्टि दोष। तो इस दोष में के व्यक्ति को दूर की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती है परंतु समीप की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। दूरदृष्टि दोष में दूर की वस्तुएं दिखाई देती है परंतु नजदीक की वस्तुएं दिखाई नहीं देती है। तो इस प्रकार के दृष्टि दोष को क्या कहा जाता है, दूरदृष्टि दोष। कारण क्या है इनका समझिए, कि समीप की वस्तुएं रेटिना के पीछे बन जाता है। यहाँ जो प्रतिबिंब है वो कहां पर बन जाता है, रेटिना के पीछे, जैसा कि चित्र में दिखाया गया। आगे देखिए, फिगर देखिए इसका, क्या देखिए, प्रतिबिंब कहां बन रहा है, रेटिना के पीछे। बनना चाहिए था यही, लेकिन रेटिना के पीछे बन रहा है। तो इसका निवारण कैसे किया जा सकता है, तो निवारण करने के लिए देखिए, ये भी पूछा जाता है, दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए हम लोग किसका उपयोग करते हैं। तो इस दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। किस लेंस का, उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। देखिए यहाँ पे इसके आगे एक उत्तल लेंस लगा दिया है, जिस कारण से प्रतिबिंब अब जो है वो रेटिना पर ही बन रहा है। अगला है निकट दृष्टि दोष। तो इस दोष वाली आंख के पास की वस्तुएं, मतलब निकट वाली वस्तुएं दिखाई देती है परंतु दूर की वस्तुएं दिखाई नहीं देती है या धुंधली दिखाई देती है। तो इसका अभिप्राय यह है कि दूर बिंदु अनंत की तुलना में कम हो जाती है, कम दूरी पर आ जाती है। कारण यह है, अब देखिए यहाँ पे, अब जहां बनना चाहिए प्रतिबिंब, मान लो ये रेटिना पर प्रतिबिंब बनना चाहिए, रेटिना पर नहीं बन करके प्रतिबिंब पहले ही बन जा रहा है, तो भी आंख को साफ साफ वो वस्तुएं दिखाई नहीं देगी। तो इसके निवारण के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो देखिए यहाँ पे निकट दृष्टि को दूर करने के लिए, निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए हम लोग किसका उपयोग करते हैं, अवतल लेंस का उपयोग चश्मे के रूप में करते हैं। तो ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट था, ये भी, इसको भी याद रखिएगा। थैंक यू, बस आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे हम लोग केमिस्ट्री और बायो के सब्जेक्टिव क्वेश्चन में। ज्यादा बड़ा वीडियो नहीं है, ठीक, शॉर्ट वीडियो है, आप आसानी से इसको देख सकते हैं कम टाइम में। और अगर हाँ चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।
उससे हम लोग का भी मनोबल बढ़ता है। थैंक यू, बस आज के लिए इतना ही।